हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर 10 एकेडमी में, जहां मैं हरिओम यादव आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। दोस्तों, इस चैनल पर न केवल आपको इंग्लिश बल्कि मैथ्स के साथ अन्य जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे, हम कोशिश करेंगे उन सभी की वीडियो जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड की जा सकें। चूँकि दोस्तों मैं इंग्लिश से डील करता हूँ, इसीलिए इंग्लिश के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें और कंप्लीट सिलेबस आपको बताना चाहूँगा, पढ़ाना चाहूँगा। इसीलिए इंग्लिश के बारे में जो चीज़ें हैं उन पर ज़रूरी है एक बार बात की जाए। दोस्तों, इंग्लिश जिसे आप अनटीचर से भी पढ़ते हैं, अब तक आपने पढ़ाई है, इसको हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जिस तरह से लेते हैं वो है समथिंग हेक्टिक वर्क फॉर देम। उनके लिए काफ़ी टिपिकल वर्क है, जबकि ऐसा नहीं है। इंग्लिश कोई टिपिकल नहीं है, जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और दोस्तों अन्य लैंग्वेज की तरह इस लैंग्वेज को भी समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको इसके हर पॉइंट पर काम किया जाए। आई मीन टू से, अगर आपको एक करेक्ट वे ऑफ लर्निंग पता है, इफ़ यू नो द प्रॉपर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर वे ऑफ लर्निंग, देन इट विल बी ईजी। और अगर ऐसा नहीं है, आपके पास करेक्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, राइट पाथ नहीं है, तो ये आपके लिए काफ़ी टिपिकल हो जाता है और इसी का नतीजा होता है कि फिर आपको इंग्लिश रटनी पड़ती है। तो इसीलिए दोस्तों, इंग्लिश के मोस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आज इस वीडियो में केवल आपके साथ इतना शेयर करूँगा कि आपको इंग्लिश पढ़ना कैसे है। ओके दोस्तों, तो बने रहिए इस वीडियो में। हाँ तो दोस्तों, इंग्लिश की जिन बातों की आपको जानने की ज़रूरत है उनमें है कि इंग्लिश की एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इंग्लिश जिसे जानने के लिए जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए, न केवल एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए, बल्कि जो 12th पास करके जो बच्चे टेक्निकल नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन करते हैं, तो इन सब प्रिपरेशन के लिए टेट सीटेट में जो इंग्लिश आती है, एवरीवेयर जहां आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, उन सब के लिए ज़रूरी है कि आप इसके हर पहलू पर, हर एस्पेक्ट पर काम करें। आई मीन टू से, जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में आप दो चीज़ों को डील करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप जैसे ही इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहला पोर्शन जो वोकैब होता है, इस पर काम करना होता है। आफ्टरवर्ड, नॉट आफ्टरवर्ड, साइमल्टेनियसली आपको साथ साथ ही इसके ग्रामर पर काम करना होता है। तो दोस्तों, वोकैब और ग्रामर इन दोनों पर ही काम जब होगा तभी आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लायक हो पाते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो जस्ट ओनली इंट्रोडक्शन है। इस इंट्रोडक्शन में मैं केवल बताऊंगा कि मैं आपको वोकैब कैसे पढ़ाने वाला हूं, ग्रामर कैसे पढ़ाने वाला हूं। इसे आप डेमो की तरह ले सकते हैं। तो दोस्तों, वोकैब की जब हम बात करते हैं, मैं इन दोनों सेक्शन पर काम करता हूं। आप किसी भी एग्ज़ाम की बात कीजिए, जस्ट लाइक एसएससी की बात कीजिए। अगर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट आप में से एसएससी के होंगे, इसीलिए मैं एसएससी पे एक बार बताना चाहता हूँ। जब आप एसएससी की बात करते हैं दोस्तों, 40% तक वेटेज चला जाता है आपका वोकैब का, जो प्री एग्ज़ाम होता है उसके लिए। हालांकि मेंस के लिए ये 20% तक रहता है, लेकिन 20-40% ये वेटेज काफ़ी बड़ा वेटेज है। दूसरा, इसका रिमेनिंग जो 60-80% है, ये प्री के लिए, मेंस के लिए, ये आपका जाता है मेंस ग्रामर पोर्शन के लिए। दोस्तों, ये ग्रामर और वोकैब की बात नहीं है। ग्रामर पोर्शन भी आप तभी अंडरस्टैंड कर पाएंगे जब आपको वोकैब की एक अच्छी सी नॉलेज होगी। अदरवाइज एक्टिव पैसिव में जो वोकैब यूज़ की जाती है, पैसेज रीड करने में जो आपका रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन रीड करना है, उन सबको अंडरस्टैंड करना है, तो आपको वोकैब की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, दोनों ही चीज़ें साथ साथ हमको लेना होगा। हमें वोकैब पे भी अच्छे से काम करना होगा, ग्रामर पर भी अच्छे से काम करना होगा। दोस्तों, जब बात वोकैब की आती है तो इम्पॉर्टेंट है कि वोकैब को जानना, कि वोकैब को कैसे पढ़ा जाए। दोस्तों, वोकैब जो वर्ड है, इन सब चीज़ों को याद करने, इतने सारे वर्ड्स हैं, करीब 1,70,000 के आसपास इतने सारे वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स को अगर मेमोराइज़ करना है तो इनको डायरेक्ट मेमोराइज़ करने में आप इतना फ्लुएंट नहीं हो पाएंगे कि जल्दी से याद की जा सके। इसीलिए बेटर है, जब बात वोकैब की आती है तो वोकैब को याद करना, लर्न करना नॉट ईजी प्रोसेस। इसीलिए वोकैब को ज़रूरत है कि हम बहुत सारी ट्रिक्स से याद करें। और दोस्तों, वाकई में इतनी सारी ट्रिक्स हैं, करीब 10 से 12 ट्रिक्स हैं जिनको मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन जो मुझे सबसे शानदार ट्रिक्स लगती हैं दैट आर 2। एक, आप निमोनिक का यूज़ कीजिए
कोई भी वर्ड उठाइए, उसके साथ आप एक स्टोरी बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आपने स्टोरी बनाई, आप उस वर्ड को जल्दी रिकॉल कर पाएंगे। सेकंड, अगर आप रूट वर्ड से याद करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इन दोनों ही को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे एक वर्ड है इनामोरेटा। दोस्तों ये वर्ड जो है, इस वर्ड को लर्न करना काफ़ी टिपिकल है, क्योंकि इस वर्ड का मतलब होता है गर्लफ्रेंड। लेकिन इस वर्ड को जैसे हम प्रोसेस में लाते हैं तो बार बार भूलेंगे। इसीलिए जस्ट एक क्लू की तरह मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इस वर्ड को इस तरह से याद करें, इनाम और आटा। अगर आपने इस तरह से याद किया है कि आपने इनाम और आटा अपनी गर्लफ्रेंड को दिया, तो दैट वर्ड गर्लफ्रेंड, रिलेटेड टू गर्लफ्रेंड, नॉट गर्लफ्रेंड, फीमेल फ्रेंड। तो फीमेल फ्रेंड जो आपने बोला है, तो ये आपका वर्ड हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि इनामोरेटा, इनाम और आटा इज इक्वल टू गर्लफ्रेंड को दिया है। एक प्रोसेस। दूसरा होता है कि आप रूट वर्ड से याद करें। रूट वर्ड, जब आप रूट वर्ड से याद करते हैं तो मैं आपको कई सारे वर्ड, मोर देन 2000 वर्ड केवल और केवल रूट वर्ड से याद कराता हूँ। वेरी सिंपल एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ। अगर मैंने लिखा है साइटोफोबिया, दोस्तों ये क्या वर्ड है, याद नहीं होगा। लेकिन अगर इसी वर्ड के मैं रूट वर्ड बताना चाहूँ आपको कि वो फोबिया होता है, इसका मतलब होता है फियर, एंड साइटो का मतलब होता है ईटिंग। अगर आपको खाने से डर लगता है, दैट इज साइटोफोबिया। ये वेरी सिंपल है। अब आपके सामने फोबिया हो, मानिया हो या फिर क्रेसी हो, इस जैसे जितने सारे वर्ड आएंगे, उनसे जितने सारे वर्ड बन सकते हैं, पॉसिबल बन सकते हैं। जैसे क्रेसी का मतलब होता है टू रूल, शासन करना। ऑटोक्रेसी, खुद का शासन। मोनोक्रेसी, खुद का शासन। रेगिस्क्रेसी, मोनार्ची, ये जितने भी वर्ड बनते हैं वो सारे के सारे वर्ड टू गवर्न के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो हम गवर्नमेंट करने के लिए, गवर्न के लिए, इसके लिए डेमोक्रेसी भी तो आप वर्ड देखते हैं, डेमोक्रेसी हुआ, और इस जैसे जितने भी वर्ड बनते हैं वो आपको यहाँ पर अंडरस्टूड करेंगे। तो रूट वर्ड से भी आप 2000 से ज़्यादा वर्ड याद कर सकते हैं, जबकि इस तरह से निमोनिक का यूज करते हुए तो आप मोर देन 5000 वर्ड याद कर सकते हैं। और दोस्तों याद रखिए, जब आप एसएससी को डील करते हैं तो आपके लिए कंपल्सन बनता है कि आप 6 से 8000 वर्ड पॉकेट में लेके चलें। जितना भी प्रीवियस ईयर के जितने भी वर्ड्स हैं, उन सब वर्ड्स को अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो आप एसएससी का सोचिएगा नहीं। इसके साथ अगर आप छोटे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनमें भी यही इसी तरह का वेटेज होता है। जब सेकंड पार्ट ग्रामर की बात करते हैं तो आपको इसके बारे में जानने की ये ज़रूरत है कि मैं स्पेशल आपको क्या देने वाला हूँ। मतलब और भी यूट्यूब चैनल्स हैं और भी टीचर्स हैं, तो व्हाट इज़ स्पेशल हियर, उसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आपको थोड़ी देर और बने रहना होगा साथ में। दोस्तों ग्रामर पढ़ाने का जो मेरा तरीका है, उसमें जस्ट आप एक चीज़ पर काम कीजिए। मैं एक आपको सेंटेंस देता हूँ, आप एक छोटी सी चीज़ जो आप बचपन से देखते आते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है आप जानते हैं। सब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब से पहले होता है। एग्जैक्ट सब्जेक्ट वो होता है जो डूअर होता है, जो काम करता है। मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूँ, जस्ट आप कोशिश कीजिए कि उसमें क्या सब्जेक्ट है। हमें पता ही नहीं है कि सब्जेक्ट पहचानने का तरीका केवल वही नहीं है जो हम सोचते हैं कि जो वर्ब से पहले होता है या जो शुरुआत में मुंह पर होता है वो सब्जेक्ट होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ के लिए ही मैं वो सेंटेंस आपके सामने लिखने वाला हूँ। तो कोशिश कीजिए उस सेंटेंस को डील करने की, तो आपको समझ पाएंगे कि मैं किस तरह से आपको पढ़ाने वाला हूँ। हाँ तो दोस्तों ये सेंटेंस रहा आपके सामने। दोस्तों इस सेंटेंस में आपको जानने की कोशिश करना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। जस्ट आप खुद से इस सेंटेंस को ट्राई कीजिए और इसमें सब्जेक्ट को मार्क कीजिए। वीडियो को ना लंबा करते हुए मैं इसमें सब्जेक्ट आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो नथिंग है। और इस नथिंग के अकॉर्डिंग, चूँकि नथिंग का मतलब कुछ नहीं, इसलिए सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ। और सिंगुलर सब्जेक्ट होने के साथ साथ हमारी जो वर्ब यूज होगी वो हमारी सिंगुलर वर्ब यानी कि वॉज यूज होगी, ना कि वर। ये गलती इसमें रहेगी। अब बाकी आपके मन में कई सारे क्वेश्चन आएंगे और अगर नहीं आते तो आप कोशिश कीजिए कि वो क्वेश्चन आपके दिमाग में आए। और वो क्वेश्चन क्या है कि इसमें ये रियली सब्जेक्ट क्यों नहीं है, इसमें हेड सब्जेक्ट क्यों नहीं है, पीपल सब्जेक्ट क्यों नहीं है। क्योंकि कई सारे बच्चों ने तो इसमें पीपल को ही सोचा होगा कि पीपल सब्जेक्ट है, पीपल के अकॉर्डिंग वर्ब सही है, सेंटेंस सही है।
होता यही है, मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट इसमें किस तरह से देखते हैं। स्टूडेंट देखते हैं इसमें वर्ब यहाँ पर है, इससे पहले ये सब रहा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब सही है, इसके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में जो कंसेप्ट आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों, जब आप प्रेपोजिशन पढ़ेंगे, प्रेपोजिशन ही नहीं, मैं इसे पहले ही डिस्कस कर लूँगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूरी ग्रामर में यूज होने वाला है। प्रेपोजिशन काफ़ी बाद में आएंगे, और वो कंसेप्ट केवल इतना सा है, इसे मैं पहले डिस्कस कर लूँगा। हालांकि ये प्रेपोजिशन का कंसेप्ट है, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों अगर आपको इस कंसेप्ट की जानकारी है, अगर आपको ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी है, तो ये पूरा का पूरा उसी के बारे में। अगर आप समझ पाएंगे कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब भी आप ऑब्जेक्ट की बात करते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर एक्शन परफॉर्म किया जाता है, जिस पर कोई कार्य परफॉर्म किया जाता है। ऑब्जेक्ट होता है किस किस के पास है, तो ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। या तो ऑब्जेक्ट वर्ब के पास होगा, वर्ब के पास होगा तो किस वर्ब के पास होगा, ये भी आपको जानना जरूर है, दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। एंड अनदर इज प्रीपोजिशन। पूरी इंग्लिश में आपको ऑब्जेक्ट केवल दो ही सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट के साथ मिलता है, दैट इज वर्ब एंड प्रीपोजिशन। इसके अलावा आपको कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, गेट इट। और ये बात भी जरूरी है, वर्ब तो केवल ट्रांजिटिव हुई तभी ऑब्जेक्ट लेगी, लेकिन प्रीपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्ट लेगा। प्रीपोजिशन टेक ऑलवेज ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसका एक्शन परफॉर्म ही उसके साथ होगा, ये लिंक इसको करेगा, जिसको करेगा उसका ऑब्जेक्ट साथ में रहेगा। इसी चीज़ को समझते हुए आप देखिएगा, ऑन आपका प्रीपोजिशन, ओके। इसके बाद ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? हाँ, ऑब्जेक्ट के बारे में एक चीज़ और आपको जानने की ज़रूरत है कि ऑब्जेक्ट आप बना किसे सकते हो। ऑब्जेक्ट या तो आप नाउन को बना सकते हैं या प्रोनाउन को बना सकते हैं। दोस्तों आप इन चीज़ों को भी याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप याद नहीं रखेंगे नाउन और प्रोनाउन को, तो कई बार आप कंजंक्शन को ऑब्जेक्ट ना समझने लगे, समझ रहे हैं, कई बार आप प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट ना समझने लगे, ये आपकी गलती रहेगी। इसीलिए आप नाउन को, प्रीपोजिशन को, इनको समझें कि इन्हीं को ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। बात जब ऑब्जेक्ट की आती है तो ऑब्जेक्ट के बारे में इतना है कि ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन को बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट होता किस किस के पास है, या बनाया किस किस का जाता है? वर्ब का बनाया जाता है, वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब का, एंड प्रीपोजिशन का तो हमेशा रहेगा। तो कोशिश करते हैं इसमें जितनी भी प्रीपोजिशन है वो सब ऑब्जेक्ट मांगेंगी, कोशिश करते हैं उनको देने की। ये प्रीपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट, गेट इट, ये ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का, इसीलिए सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, दैट इज कैंसिल आउट। यहाँ एक प्रीपोजिशन और मिला, अगेन नाउन, ये भी नहीं मिलेगा दोस्तों। बट आपका कंजंक्शन भी होता है, प्रीपोजिशन भी होता है, लेकिन कंजंक्शन कब होता है? जब ये सिमिलर फेज को जोड़ता है, यानी कि सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ेगा, वर्ड को वर्ड से जोड़ेगा, तब होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है, कंजंक्शन नहीं है ये, इसीलिए ये आपका प्रीपोजिशन। अगर ये प्रीपोजिशन है तो इसका ऑब्जेक्ट हेड्स होगा, इसीलिए ये भी कैंसिल। अगेन प्रीपोजिशन ऑफ, इसका ऑब्जेक्ट ये होगा। तो आपने यहाँ पर दो बातें इंपॉर्टेंट जानी कि पहली बात प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट ले लेगा, जिन्होंने ऑब्जेक्ट लिया है वो सब्जेक्ट नहीं बनाए जा सकते। हाँ, अगर सब्जेक्ट नहीं बनाए जा सकते तो फिर उनको हम सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे और सब्जेक्ट और कुछ ढूंढने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ से सब्जेक्ट नहीं मिला, यहाँ से नहीं मिला, यहाँ से नहीं मिला, यहाँ से नहीं मिला, यहाँ से नहीं मिला, केवल एक वर्ड बचता है, दैट इज नथिंग। दिस इज द करेक्ट अप्रोच टू फाइंड द सब्जेक्ट। और इस अप्रोच के साथ अगर आप पढ़ेंगे और इस अप्रोच से आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानने की कोशिश करेंगे तो ही आप इंग्लिश पर कमांड कर सकते हैं। ये केवल एक कंसेप्ट है जिससे आपने पता किया, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, वो डेफिनेट पीपल, हैड, रैली, इन सबको सब्जेक्ट बना लेंगे, वो नथिंग तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। ये केवल एक अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये तो एक कंसेप्ट हुआ, इसको मैंने आपके साथ डील किया। दूसरा, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको आपको सोच समझकर इस तरह से पूरा अंडरस्टैंड करते हुए आंसर करना पड़ेगा, अदरवाइज ये काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा कि आप एरर निकाल पाओ। ओके, तो अब क्या होता है कि जैसे ही आपने सब्जेक्ट वगैरह, हाँ यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि अब देखो मेरा पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा। जो ग्रामर में डील करने वाला हूँ उसमें ज़रूरी है कि आपको मैं बताऊँ। सबसे पहले मैं बेसिक्स आपको पढ़ाऊँगा। ये बेसिक्स में मैं आपके 3 से 4 मैक्सिमम 5 लेक्चर लूँगा और इसमें आपको बेसिक कंप्लीट करूँगा।
इसके बाद हम ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट करेंगे। और ये जो ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट करेंगे वो आर्टिकल से होते हुए, सेंटेंस वगैरह इन सब से होते हुए कंप्लीट सिलेबस रहेगा। बेसिक्स ये सुधारना बहुत ज़रूरी है। आपको ग्रामर डील करना है तो आप बेसिक्स को सुधारिए। इन बेसिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? इनमें हम वर्ड के बारे में जानेंगे। वर्ड आपके कितने तरह के होते हैं? देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि कोई वर्ड 8 तरह का हो सकता है। मैक्सिमम वर्ड 3 या 4 तरह के होते हैं। कोई वर्ड नाउन का भी काम करता है, द सेम वर्ड वर्ब का भी काम करता है। तो हमें जानने की ज़रूरत है कि कौन सा वर्ड नाउन होगा, TION लगाने से क्या बनता है, SION लगाने से क्या बनता है, ER लगाने से वर्ड के पीछे क्या बनता है, हमें उन सब की जानकारी होनी चाहिए। तो ये तो रहेगा बेसिक में वर्ड की जानकारी। दूसरा स्ट्रक्चर, हमें स्ट्रक्चर की जानकारी होना ज़रूरी है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर होता है। बोलो इसकी जानकारी तो यही मिल गई। अब क्या जानना है? बहुत सारी बातें हैं। बहुत सारी बातों में ये कि ये जो सब्जेक्ट आपको अकेला सब्जेक्ट दिख रहा है, अपने साथ में एडजेक्टिव भी लेता है। आपको उस एडजेक्टिव की जानकारी होना ज़रूरी है। ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है ये भी अपने साथ में एडजेक्टिव ले सकता है। आपको उस पोजीशन की जानकारी होना ज़रूरी है। आप जिस वर्ब के बारे में जानते हैं उस वर्ब के साथ आप एडवर्ब को जोड़ते हैं। अब वो एडवर्ब होगा कहाँ? क्या वो एडवर्ब यहाँ होगा इन दोनों के बीच, या वो एडवर्ब पीछे जाएगा, या वो एडवर्ब आगे जाएगा? तो इन सब बातों की भी जानकारी ज़रूरी है। इसीलिए हम स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं क्लॉज, फ्रेज, हम इन सब की जानकारी भी पूरी तरह से गेट करते हैं। तो दोस्तों जो बेसिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये वाकई में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप बेसिक में क्लॉज और फ्रेज को सीख लोगे, मेरा दावा है आपको इंग्लिश से प्यार हो जाएगा। आप एक बार ये 3 से 4 लेक्चर जो रहेंगे केवल इनको कंप्लीट कर लो। मुझे नहीं पता आप ग्रामर पढ़ने वाले हो मेरे से नहीं पढ़ने वाले, लेकिन एक बार बेसिक पढ़ लिया, आप 2 घंटे निकालिएगा। 2 घंटे में 3-4 लेक्चर हैं, इनको कवर कर लीजिएगा। 3-4 लेक्चर जो मैं आगे कंप्लीट करने वाला हूँ उनको कवर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं रहेगी कि आपको हेजिटेशन हो रहा है, आपको लगेगा कि हाँ इंग्लिश में मज़ा आने लगा है। इसी कंसेप्ट के साथ मैं आपको इंग्लिश डील करूँगा। आगे के वीडियोज़ में पहला वीडियो जो आएगा वो बेसिक का रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने केवल आपको इतना बताया है कि मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है। मैं एक बार फिर समराइज़ कर देता हूँ। दोस्तों ग्रामर रूल एंड रेगुलेशन ऑफ इंग्लिश है, और इन रूल एंड रेगुलेशन को पढ़ने के लिए आपको करेक्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। आपको कंसेप्ट्स पता होना चाहिए, चाहे वो आर्टिकल के हों, नाउन के हों, एडजेक्टिव को हों, किसी के भी हों। इवन सेंटेंस, जब हम टेंस पढ़ते हैं तो टेंस में हमें इतने सारे कंसेप्ट्स पता चलते हैं। मैं दावा करता हूँ आज तक आपने बिल्कुल ऐसा नहीं पढ़ा होगा, मैं दावा नहीं लिख के दे सकता हूँ, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि कोई नहीं पढ़ा था आपको। NCERT पैटर्न में भी ऐसा होता है, बड़ी मुश्किल में टीचर उसको, बहुत कम रेयर टीचर होते हैं जो उसको डील करते हैं और उसको आपके पास प्रेजेंट करते हैं। लेकिन पढ़ने का तरीका जो टेंस को है, जो प्रपोजिशन को है, वो बिल्कुल क्रैमिंग नहीं है, बिल्कुल रटना नहीं है, पूरा अंडरस्टूड करना है। इसीलिए अंडरस्टैंडिंग के साथ जब बच्चे रटते रहते हैं ना, वुड के साथ है होगा, वुड के साथ है होगा, वुड के साथ है होगा, वो दैट इज़ नो नीड। सीरियसली कोई ज़रूरत नहीं है। आपको उन सब कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है जो इन सब से रिलेटेड है, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट आपके हाथ में होंगे तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ जाए आप उसे डील कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम बेसिक पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू।